अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल के पीछे कौन लोग हैं, किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। क्या यही तीनों चेहरे असल जिम्मेदार हैं जिन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया और अतीक पर फायरिंग के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, या कोई और भी इसके पीछे है। इसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के बाद बार बार तुर्की का भी नाम आ रहा है। सवाल यह है कि इस पूरी घटना से, इस पूरे हादसा से तुर्की का क्या लेना देना, क्यों तुर्की का नाम आ रहा है। इन सब पर इस वीडियो में तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे और पूरा इंकिशाफ करेंगे कि कौन लोग मुलव्विस हैं इस पूरी घटना के पीछे। सबसे पहले जानते हैं ये तीन कौन लोग हैं। अतीक अहमद पर मीडिया के सामने, पुलिस के सामने लाइव कवरेज के दौरान हमला करने वाला लवलेश तिवारी का घर बांदा है। दूसरा मुजरिम सनी, उसका घर कासगंज है। और तीसरा अरुण मौर्या, इसका घर हमीरपुर है। यानी इस तीनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला से है, एक जगह से नहीं है। चुनांचे बात साफ हो जाती है कि कोई तीसरा शख्स है, कोई तीसरा ग्रुप है, कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इन तीनों को इकट्ठा किया, इन तीनों को हथियार दिया, इन तीनों को सुपारी दी अतीक अहमद को कत्ल करने की, अशरफ को मारने की, वरना इनके बस का यह सब नहीं था। पुलिस के सामने और उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने, जहां योगी आदित्यनाथ का राज है, मीडिया के सामने लाइव कवरेज के दौरान किसी भी गुंडे और हमलावर की हिम्मत नहीं हो सकती है कि किसी पर इतना नजदीक से फायरिंग करे। इसलिए किसी ने इन सबको इकट्ठा किया। ये लोग पिछले 48 घंटा से इलाहाबाद में एक होटल में आकर ठहरे हुए थे, तो किसी ने इन तीनों को यहां बुलाया, इन सबको पहले से ट्रेन किया और प्लानिंग की गई। इन सब ने एनसीआर नाम से एक माइक आईडी बनाया, आई कार्ड बनाया और मीडिया वाले बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कोई इन सबको पूरी जानकारी दे रहा था कि अतीक अहमद कब कहां जाएगा। कोई इनकी लोकेशन को जरूर शेयर कर रहा था, एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा था। सिर्फ ये तीन लोग ही इसके पीछे नहीं हैं। ये तीनों एक बाइक से गए थे और इत्तेफाक देखिए कि बाइक किसी मुसलमान के नाम से ही रजिस्टर्ड है और 1998 की खरीदी गई बाइक है। अब तक पता नहीं चल पाया है कि किसकी बाइक है, लेकिन नाम अब्दुल मन्नान आ रहा है। इन लोगों ने बाइक कहां से ली, किससे छीना, अभी तक इसका भी पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर पाई है। जिस तरह इस हादसा को अंजाम दिया गया और हादसा को अंजाम देने के बाद इन सब ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे होशो हवाश में जय श्री राम का नारा लगाया, जश्न मनाया और हाथ खड़े करके पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसका मतलब ये सब पहले से तैयारी करके आए थे कि मारना है, जश्न मनाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है और उसके बाद सरेंडर कर देना है, क्योंकि इसको इशारा जरूर क्या होगा कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। ऐसा वैसा नहीं। इसमें से एक ने, यानी लवलेश तिवारी ने तो खुद को साबित ही कर रखा है कि वो बजरंग दल का मेंबर है, वो बजरंगी है और इनमें से हर एक का ताल्लुक पहले से अपराध से है। लवलेश तिवारी पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। सनी जो कासगंज का है, इस पर कत्ल के 15 मुकदमा दर्ज है। अरुण मौर्या जो हमीरपुर का है, इस पर भी कत्ल के कई सारे मुकदमे दर्ज है। इन सब ने पुलिस से पूछताछ में कहा है कि हम बड़े माफिया बनना चाहते हैं, बड़े गुंडा बनना चाहते हैं, हम कब तक छोटे मोटे गुंडे बने रहते, इसलिए हमने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि ज्यादा हमारी शोहरत हो, हमारा रोब व दबदबा हो, हमारा खौफ हो, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। तो ये बात साफ है कि कहीं किसी बड़े ग्रुप से इन सबको सुपारी दी गई थी, कनेक्शन है, तभी इन सब ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अच्छा, इस पूरे मामले में तुर्की का नाम क्यों आ रहा है उसको समझिए। दरअसल इन लोगों ने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया अतीक अहमद पर हमला करने के लिए, उस पिस्तौल का नाम है जगाना मेट पिस्तौल और ये पिस्तौल तुर्की में बनाई जाती है। इस पिस्तौल की कीमत कम से कम 5 से 6 लाख रुपए है। इंडिया में इस पिस्तौल पर बैन है। तुर्की और चंद मुल्कों में ही इस पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है। एक साथ इस पिस्तौल में 17 गोलियां लोड हो जाती है और एक मर्तबा जब दबाया जाता है तो धराधर तरातर इससे गोलियां निकलने लगती है। दोबारा गन पॉइंट पर उंगली रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी महंगी पिस्तौल है, हाई टेक्नोलॉजी वाली पिस्तौल है, 5 से 6 लाख इसकी कीमत है। तुर्किया में पिस्तौल बनती है, इंडिया में बैन है, पाबंदी है। न इंडिया की आर्मी इसको इस्तेमाल करती है, न किसी लाइसेंस होल्डर को इस पिस्तौल को रखने की इजाज़त है। फिर भारत में पिस्तौल कहाँ से आई? अमर उजाला की मैं रिपोर्ट देख रहा था तो अमर उजाला ने लिख रखा है कि पाकिस्तान के जरिए इंडिया में इस पिस्तौल की सप्लाई होती है और ड्रोन के जरिए इस पिस्तौल की सप्लाई की जाती है। सवाल ये कि अगर पाकिस्तान
ईरान से ड्रोन के ज़रिए भारत में इस पिस्तौल की सप्लाई होती है, तो हमारी पुलिस क्या करती है, एजेंसियाँ क्या करती है, जिम्मेदार कौन है और कैसे भारत में इतनी ख़तरनाक पिस्तौल आने लगी है। कुल मिलाकर के सवाल यही कि हमलावर जो ये तीनों हैं, ये तो चेहरे हैं, इनको सुपारी दी गई है, ये असल मुजरिम नहीं, असल मुजरिम कोई और है जिन्होंने लोकतंत्र का हत्या किया है, अदालत के सर को शर्मसार कर दिया है, मीडिया के सर को शर्मसार कर दिया है। बेहद अफसोस की बात है कि तीनों जर्नलिस्ट बनकर के आए थे, मीडिया एहलकार बनकर के आए थे और वहाँ पर इन तीनों ने हमला कर दिया। इस सिलसिले में इलाहाबाद के उस अस्पताल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है जहां अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। अस्पताल की जिम्मेदार डॉक्टर नाहिद सिद्दीकी का कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई खबर नहीं दी गई थी, कोई नोटिस नहीं आया था जिसमें यह बताया गया हो कि अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए यहाँ लाया जाएगा। उनका कहना है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल जब केसेस होते हैं तो हमारी टीम वहीं पहुँच करके उनकी जाँच कर लेती है जहाँ इसको रखा जाता है, अस्पताल हम नहीं मंगवाते हैं। 1 साल पहले मुख्तार अंसारी के केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर अस्पताल को भी पुलिस ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था। एक और बड़ा सवाल ये, इससे पहले 1-2 हफ्ते से पूरा ड्रामा चल रहा है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से इलाहाबाद लाया गया, लखनऊ लाया गया और यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, अदालतों में ये लोग जा रहे हैं, लेकिन एक मरतबा भी मीडिया को अतीक अहमद के पास जाने नहीं दिया गया, उनसे बाइट लेने का मौका नहीं दिया गया। कल ही अचानक क्यों मीडिया को पुलिस एहलकारों ने बाइट लेने की परमिशन दी, यह भी एक बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा। और भी कई तरह के सवाल हैं, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस की इतनी बड़ी मौजूदगी में कैसे इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ को मार दिया। अफसोस अतीक और अशरफ के मरने का किसी को नहीं, बल्कि अफसोस इस बात का है, सवाल इस बात पर है कि जब देश में कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, तो फिर ट्रायल मुकम्मल हुए बगैर, कानून पर अमल किए बगैर जजेस और अदालत के फैसले का सम्मान और उसके आए बगैर क्यों किसी मुजरिम को या किसी भी आरोपी को मारा जा रहा है। देश के कानून को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही है। इस वाक़े की वजह से जो लोग अदालत पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं, उनको ज़बरदस्त धचका लगा है। वो अफसोस कर रहे हैं, वो खुद में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि इस देश में अब कानून नहीं, अब जजेस नहीं, बल्कि गुंडे फैसला करेंगे कि किसके साथ क्या करना है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या स्टेट को अब कानून पर भरोसा नहीं रह गया है। आपका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।